नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर के आ चुका हूँ आपका जो फर्स्ट बुक है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना किसी स्किप के देख लेते हैं तो आपके जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अच्छे नंबर जो है आ सकते हैं। और इसी प्रकार हम आपकी बुक 2 की वीडियो जो है अभी से 4-5 घंटे के बाद जो है, क्योंकि आपका कल पेपर है इसलिए हम जल्द से जल्द जितनी हो मतलब जल्द से जल्द हो सके आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी ऐसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि किसने किस चीज़ की खोज की, किसने किस चीज़ आंदोलन को चलाया, ये सब चीज़ जो है हम जैसे कि विशेषता हो गई, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप क्या सकते हैं परीक्षा में वो सारे के सारे जो करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि जननांकिकी या जनसांख्यिकी है क्या। तो पहला क्वेश्चन है कि जननांकिकी और जनसांख्यिकी है क्या। तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या है, जननांकिकी कहलाता है। जनसंख्या के बारे में जानना क्या है, जनसंख्या के बारे में जानना, अध्ययन करना, उसके बारे में क्या कहलाता है, जननांकिकी या जनसांख्यिकी। इसका अंग्रेजी जनसांख्यिकी डेमोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस मतलब लोग और ग्राफिन यानी वर्णन अर्थात लोगों का वर्णन, इसका अर्थ होता है। तो डेमोग्राफी जो होता है वो एक क्या है, यूनानी भाषा है, और इसका जब विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, डेमोस जमा ग्राफिन बनता है। अब डेमोस का अर्थ है लोग, ग्राफिन का है वर्णन, तो यहाँ पर इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोगों का वर्णन। डेमोग्राफी का अर्थ होता है लोगों का वर्णन, ये एक नंबर में आ जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद देखते हैं हम सब, अगला प्रश्न है हमारा जननांकिकी के प्रकार यहाँ पर बताने हैं हमें। तो जननांकिकी के प्रकार बनाने, तो जननांकिकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सबसे पहला होता है एक आपका आकारिक जनसांख्यिकी और एक होता है सामाजिक जनसांख्यिकी। तो आकारिक जनसांख्यिकी देखते हैं क्या होता है, इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन होता है। तो आकारिक जनसांख्यिकी का अर्थ ही यही हो गया कि इसमें क्या हुआ, जनसंख्या के आकार का अध्ययन होता है। जैसे कि आप जानते हैं ना, वो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर हो गया, उसके बाद जन्म दर, ये सब चीज़ें क्या है आकारिक जनसांख्यिकी में आता है। उसके बाद सामाजिक जनसांख्यिकी, अब आप इसमें खुद समझ जाएगी कि ये पूरा क्या होगा, ऐसी जनसांख्यिकी है, ऐसी जनगणना है ये जिसमें पूरे समाज के बारे में जो है लिया गया हो, पूरे समाज को इसमें क्या है गिना जाता है। तो उसी में क्या 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 आ जाएगा आपका, हम जानते हैं उसमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये क्या है समाज से पूरा जुड़ा हुआ रहता है। तो इन सब चीज़ों की जो जनसंख्या की गणना जो आपको सामाजिक जनसांख्यिकी में किया जाता है। अब चलते हैं हम सब अपने अगले पर। अगला हमारा स्वतंत्रता के पहले से भारत में 10 वर्षीय जनगणना की जाती थी। अब स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई भारत में, भारत को प्राप्त हुई 1947 में। तो 1947 से पहले जो है भारत जो है वो हर 10 साल पर जो है जनगणना की जाती थी। हालांकि अभी भी 10 साल पर ही वही जो व्यवस्था है वो चलाई जा रही है। अब 1951 के बाद अभी तक जो है 7 बार जो 10 वर्षीय जनगणना हो चुकी है। तो परीक्षा में आ जाता है कि स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद अभी तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, तो हो चुकी है आपकी 7 बार, जो है आपको याद करना है। तो 7 बार कैसे हुआ, 1951 में पहला हुआ, फिर उसके बाद 2011 में अभी ये दूसरा वो आपका 7वां हो चुका है। आशा करता हूँ आप एकदम अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब जनसांख्यिकी आंकड़े जो है राज्य की नीतियों जैसे आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने, कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जनगणना जो होती है क्यों की जाती है, जनसांख्यिकी आंकड़े जो है क्यों राज्य जो है तैयार करता है, ये इसलिए करता है जिससे उनको जो भी समस्या वगैरह है, मान लीजिए राज्य में जैसे कि आर्थिक रूप से हो गया, जन कल्याण की इस जगह, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह होता है वहाँ पर क्या है जन कल्याण योजना जो है सही से चल नहीं पा रहा, तो वहाँ पर क्या है उस चीज़ को देखेगी सरकार कि यहाँ पर लोगों के पास क्या क्या समस्या, और उसको क्या करेगी, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए आंकड़ों की जो है बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है। तो हम जानते हैं जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है, ये हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा जो है 1766 से 1834 के बीच में ये जो है चला था। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जो है जनसांख्यिकी सिद्धांत दिया है, फिर जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब उन्होंने क्या करा, 2 प्रकार से दिया। उन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो जनसंख्या जो है वो क्या है, लगभग गुणात्मक रूप से जो है बढ़ रही है। गुणात्मक रूप से मतलब बहुत ज़्यादा ही वृद्धि हो रही है उसमें, लेकिन जो आपका खाद्य उत्पादन है वो जो है जनसंख्या से कम हो रहा है। अब एक और होता है जब संसाधन ही नहीं होगा और जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो संतुलन तो भाई बिगड़ेगा ही। तो यही वो जो है इसमें बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है।
जनसंख्या जो है वो किससे बढ़ रही है, ज्यामितीय अनुपात, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, मतलब गुना होते जा रहे, 2 का 4, 4 का 8, 8, 16, 16 दूना 32, तो ये सब चीज़ें होते जा रही है। लेकिन उसके विपरीत में उन्होंने कहा कृषि उत्पादन दो समांतर रूप से बढ़ रही है, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब सिर्फ 2 2 प्लस होते हुए जा रहा है। ये सब चीज़ जो है वो कृषि में बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ को उन्होंने क्या कहा, समस्या का वो बताया। इसमें से आपका कथन कारण से भी आ जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लें। इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलित पैदा होता है। अब उन्होंने क्या कहा, जो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो रहा है जनसंख्या के इतने बढ़ने के कारण। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने अपने सिद्धांत में रखा। उन्होंने कहा समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा अगर किसी देश को समृद्धि बढ़ानी है तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंध का उल्लेख किया। उन्होंने 2 प्रकार से जो है जनसंख्या को रोकने के लिए उन्होंने बताया कि आप इसी तरीके से जनसंख्या को रोक। सबसे पहले प्राकृतिक निरोध अवरोध, जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी, इन सब चीज़ों से रुक सकता है जनसंख्या। या फिर कृत्रिम निरोध, जैसे बड़ी उम्र में विवाह करके, यौन संयम रख के, ब्रह्मचार्य का पालन करके, ये सब चीज़ से क्या कहा उन्होंने कि जो है जनसंख्या को वृद्धि को रोका जा सकता है। ये तो आपका प्राकृतिक में आ गया। ये अकाल, भूकंप, बाढ़ जो ये कभी भी आ सकता है, इससे भी जनसंख्या रुकती है। जैसे भी कोरोना आया था तो बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। और कृत्रिम में उन्होंने, कृत्रिम में मतलब हुआ जो हमारे पास में मनुष्य जो है खुद कर सकते हैं, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह हो गया, यौन संयम रख के, ब्रह्मचार्य का पालन करके, ये सब चीज़ें करके। उसके बाद अगला है हमारा माल्थस के सिद्धांत का क्या हुआ, लोगों ने विरोध किया। किन्होंने, उदारवादियों और मार्क्सवादियों ने क्या करा, माल्थस के सिद्धांत का करा, विरोध किया। आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सके। उन्होंने क्या कहा, मतलब माल्थस जी ने क्या कहा था कि आर्थिक वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि से क्या है, कम है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक वृद्धि ज़्यादा हो सकती है। इन्होंने क्या कहा, जो संसाधन जो है वो जनसंख्या से ज़्यादा हो सकता है, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ। गरीबी व भूखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। उन्होंने कहा जो गरीबी और भूखमरी जो है वो जनसंख्या वृद्धि के बजाय, मतलब जनसंख्या के कारण खत्म नहीं हो रहा है, वो जो है उसका सही से जो है वितरण नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है विरोध किसने करा था, उदारवादियों और मार्क्सवादियों ने इसका विरोध करा था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत दिया, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी रहती है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या है, आर्थिक विकास होगा तो उन सब से क्या है, ये जुड़ा हुआ रहता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो जनसंख्या जो है 3 चरण से गुजरता है। सबसे पहला चरण है आपका, इसमें मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, इसमें क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, समाज के तकनीक ये सब चीज़ों जो है विस्तार हुआ नहीं था। अब उसके बाद जनसंख्या विस्फोट दूसरा है, जनसंख्या विस्फोट दूसरा चरण है। इसमें क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा ही वृद्धि होती है, बहुत ऊंची दर से हो जाती। तीसरा चरण था आपका, इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाते थे। ये सब 3 चीज़ें जो आपकी जनसंख्या वृद्धि जो है इन 3 बुनियादी चरण से होते हुए गुजरती है। उसके बाद आपके लिए सामान्य संकल्पनाएं, संकेत, ये सब चीज़ें 1 नंबर 2 नंबर में आपके आ जाते हैं। जैसे जन्म दर क्या होता है, जन्म दर हर वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या बोलते हैं, जन्म दर। उसके बाद मृत्यु दर भी आपका यही है कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की संख्या जो क्या है, मृत्यु दर कहलाती है। उसके बाद आपका अगला है, ये याद कर दिए सीधा, प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है। प्रतिस्थापन स्तर मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ आपको, इसमें क्या है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर है ना, उसके बीच का अंतर जब शून्य हो जाए, मतलब जितने जन्म ले रहे हैं व्यक्ति उतने ही क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन स्तर जो है कहते हैं। उसके बाद प्रजनन दर देखते हैं। प्रजनन दर क्या है, बच्चा पैदा कर सकने की आयु जो 15 से 49 वर्ष है कि स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, मतलब प्रत्येक मतलब स्त्रियों पर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम सब, प्रजनन दर कहते हैं। तो ये प्रजनन दर की उम्र कितनी होती है, 15 से 49। शिशु मृत्यु दर क्या होता है, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या। तो शिशु मृत्यु दर, वो शिशु कौन होते हैं, जो 1 वर्ष से पहले के होते हैं। तो जो 1000 बच्चे मान लीजिए जन्म लिए और उसमें से जो 1000 बच्चों में से 1 वर्ष से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। उसके बाद मातृ मृत्यु दर कि बच्चे का जन्म देने, प्रत्येक 1000 शिशु जन्मे पर जो माता जो है जन्म देने के पश्चात जो है मर जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम सब, मातृ मृत्यु दर कहते हैं। लिंग अनुपात कहते हैं हम सब, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंग अनुपात कहलाता है। उसके बाद जनसंख्या की आयु संरचना क्या है, कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात। कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग में, मतलब कुल जनसंख्या जो है उसमें जितने भी आयु वर्ग के हैं, जैसे कि शिशु हो गए जो वो 0 से 6, 6 से 14, 14 से उसके बाद 18, 18 से 49, ये सब चीज़ें क्या जनसंख्या की आयु संरचना हम
कह सकते हैं। उसके बाद प्राश्रित अनुपात क्या होता है? प्राश्रितता अनुपात क्या होता है? तो हम जानते हैं ये ऐसे मतलब व्यक्ति लोग होते हैं जो कि क्या होते हैं, दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं। मतलब इनको जैसे कि मान लीजिए संसाधन वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो कौन देते हैं? एक तो आपके 15 से ऊपर वाले व्यक्ति और 64 से अंदर के ये सारे व्यक्ति जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको पराश्रित करते हैं। अब ये पराश्रित होते कौन है? पराश्रित व्यक्ति वो होते हैं 0 से 14 जो खुद काम नहीं कर सकते, और उसके बाद 65 से लेकर के आगे वाले ये सब क्या होते हैं, बूढ़े हो गए, अब ये कैसे काम कर पाएंगे। उसके बाद बच्चे तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 14 वर्ष से कम वाले तो हैं, सरकार ने नियम बना रखे कि ये काम कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, पराश्रितता अनुपात। अब अगला आपका भारत की जनसंख्या नीति क्या है? भारत की जनसंख्या नीति कब आई थी? 1952 में। उसके बाद राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका परीक्षा में आता है। तो ये क्यों लाया गया था राष्ट्र परिवार नियोजन कार्यक्रम? जनसंख्या वृद्धि के दर धीमा करने के लिए, जन स्वास्थ्य के मानक स्तर को सुधारने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल कब आया था आपका? 1975 से 77 तक लगा था। अब इसमें क्या हुआ, जबरदस्ती बंदेकरण कर दिया गया, नसबंदी, नलिकाबंदी, ये सब चीज़ जो है राष्ट्रीय आपातकाल में कर दिया गया था। उसके बाद आपका आता है भारत की 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़े। यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए, आप ये जो है आराम से याद कर सकते हैं। ज़्यादातर आपका स्त्री पुरुष अनुपात आ सकता है, जो कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला ही आपका आ सकता है। उसके बाद ये सब आप याद कर सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये सब चीज़ आपका याद कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आपका राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, ये सब चीज़ आप चार्ट हो ये सब याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सब अपने अगले पर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ हम जानते हैं रंग होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। भारतीय समाज में 4 वर्ण है, हम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति को क्षेत्रीय व स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जा सकता है। तो हम जानते हैं वर्ण का अर्थ रंग है, और भारतीय समाज में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद वर्ण और जाति में अंतर आपका परीक्षा में आता है। तो वर्ण और जाति में अंतर क्या है कि शाब्दिक अर्थों में अंतर। यहाँ पर वर्ण कर्म प्रधान है और जाति जन्म प्रधान है। वर्ण क्या है? कर्म प्रधान है और जाति जन्म प्रधान है। वर्ण व्यवस्था लचीली है, जाति व्यवस्था कठोर है। वर्णों की संख्या 4 है जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। तो ये सब क्या है, वर्ण और जाति में अंतर आप लिख सकते हो। उसके बाद जाति की सामान्य विशेषता आपको यहाँ पर जो है याद करना है। जाति की सामान्य विशेषता क्या है? ये तो एक जन्म से निर्धारित होता है, जन्म प्रधान होता है। इसमें विवाह संबंधी कठोर नियम है। इसमें क्या कहा गया है कि एक ही गोत्र में जो है, एक ही जाति में जो है लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद खान पान संबंधी इसमें कठोर नियम हो गए, पहनावे को, कपड़े को लेकर। जाति एक खंडात्मक संगठन है, अर्थात जातियों में उप जातियाँ भी पाई जाती है। जातियों में क्या है? उप जातियाँ भी पाई जाती है। जाति अधिगम पर आधारित व्यवस्था। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति को एक निर्धारित स्थान जो है प्राप्त दिया गया है। जाति व्यवस्था में व्यवसाय वंशानुगत है। मतलब जाति व्यवस्था में क्या है कि व्यवसाय जो है वंशानुगत है, कि वही व्यवसाय जो है बार बार जो है जाति व्यवस्था में चलते रहता है। अर्थात इसमें व्यवसाय चयन पर रोक है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि आप जो जिस जाति में जन्म लेगा वो क्या है, उसी जाति में जो भी काम करा जाता है वो काम वो करेगा। उसके बाद संस्कृतिकरण देखते हैं हम सब क्या होता है। संस्कृतिकरण ये होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर मध्यम निम्न जाति के सदस्य जो है उच्च जाति की धार्मिक, घरेलू, सामाजिक परिघटना अपनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि छोटी जाति है वो बड़ी जाति की जो है संस्कृति हो गया, व्यवहार, आचार व्यवहार, कर्म हो गया, कांड हो गया, ये सब चीज़ जो है वो अपना लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। तो आपका जो पेपर में आएगा तो आप जो है इसको आराम से एकदम कर सकते हैं। उसके बाद प्रबल जाति क्या है? प्रबल जाति वो होती है जिसकी संख्या बड़ी है, जिसकी क्या है, ऐसी जाति है जिसकी संख्या बड़ी है, भूमि के अधिकार होते हैं इन पे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रबल होते हैं, प्रबल जाति कहलाते। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक में बोकलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी, खम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और गुजरात के पाटीदार, ये सब क्या है? प्रबल जातियों में आते हैं। तो आप ये आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद जाति और जनजाति में अंतर आपका आ जाता है। जाति देखिए आपका क्या है, जाति जो है वो शुद्धता और अशुद्धता धारण पर आधारित है। जाति जो है वो क्या है? शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित है। लेकिन जनजाति क्या? नातेदार पर आधारित सामाजिक संगठन है। धर्म में विश्वास, लिखित धर्म ग्रंथ मिलते हैं। जनजाति में कोई धर्म नहीं है, ना तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, जनजाति की कोई धर्म नहीं होती। जाति के अधिक्रमित संगठन है, लेकिन जनजाति समतावादी संगठन है। इसमें मतलब क्या, जाति में क्या है कि क्रमित है, जैसे कि इसमें भी क्या है समानता पाई जाती है, लेकिन जनजाति में क्या है समतावादी, सब जो है बराबर माना जाता है। उसके बाद जनजाति समाजों का वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है स्थायी विशेषक और एक हो जाता है अर्जित विशेषक। इस स्थायी विशेषक क्या होते हैं? इसमें क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन जो है सम्मिलित है, ये पहले से ही जो है स्थायी होते हैं, मिले हुए होते हैं। लेकिन अर्जित क्या है? जो अर्जित किया जाता है। जैसे जनजातियों में जीवन यापन के साधन तथा हिंदू समाज की मुख्य धारा से जुड़ना, ये सब क्या अर्जित विशेषक में आता है, जो कि अर्जित किया जाता है, बस सीधा याद करिए।
अब चलते हैं हम सब अगले पर, निवास स्थान के आधार पर। जो है अब यहाँ पर आपके जो भी आधार पर वो बांटा गया उन सब चीज़ों को देखते हैं। निवास स्थान के आधार पर आपके दो प्रकार हैं, पितृस्थानिक और मातृस्थानिक। पितृस्थानिक में क्या आएगा, नवविवाहित जोड़ा वर के माता पिता के साथ रहता है। पितृस्थानिक में क्या है कि नवविवाहित जोड़ा वर के माता, मतलब पिता के, जो मान लीजिए शादी हुई तो जो जिससे लड़के की शादी हुई तो वो लड़की कहाँ रहेगी, पिता के घर पर रहेगी लड़के के, तो ये हो गया पितृस्थानिक। और मातृस्थानिक क्या होगा कि जब शादी हुई तो वधू, जो बहू होती है, उसके घर पर जो है वो लड़की का जो है पति वहाँ पर रहेगा, मतलब लड़की के माता पिता के घर पर रहेगा, तो वो हो जाएगा मातृस्थानिक परिवार। उसके बाद वंश के आधार पर क्या है, वंश के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक पितृवंश होता है, एक मातृवंश परिवार होता है। तो पितृवंश परिवार में क्या होगा, जायदाद जो है वंश पिता से पुत्र को मिलता है। क्या मिलता है, पितृवंश में क्या होगा कि पिता से पुत्र को मिलेगा, और मातृवंश में जो है माँ से बेटी को मिलेगा, बस ये याद कर लीजिए। सत्ता के आधार पर आपको देखिए दो प्रकार से बांटा गया है, एक पितृसत्तात्मक होता है और मातृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक में पुरुषों की सत्ता वह प्रभुत्व होता है। इसमें क्या होता है, पितृसत्तात्मक में पुरुष को जो है सारा सत्ता और प्रभुत्व दिया जाता है, और मातृसत्तात्मक में होगा स्त्री समान प्रभुत्वकारी भूमिका निभाती है। इसमें क्या है, स्त्रियों को दिया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा नातेदारी। नातेदारी क्या है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। नातेदारी है आपका रक्त संबंधित, जैसे चाचा मामा, ये सब चीज़ क्या है, ये सब हमारे क्या है, रक्त से संबंधित है। जैसे कि पिता के भाई हो गए, उसके बाद मम्मी की जो बहन हो गई, तो ये सब क्या रक्त संबंधित आधारित नातेदारी है। अब नातेदारी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, विवाह मूलक नातेदारी और रक्त मूलक नातेदारी। अब देखते हैं पहले विवाह मूलक नातेदारी क्या है। जैसे साला साली, सास ससुर हो गया, देवर भाभी आदि, ये सब क्या है, विवाह मूलक है। और रक्त मूलक है, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब क्या है, रक्त मूलक नातेदारी है। उसके बाद अगला है हमारा सामाजिक विषमता या असमानता क्या है। सामाजिक विषमता क्या है, सामाजिक विषमता व बहिष्कार हमारे दैनिक जीवन की वास्तविकता है एवं ये प्राकृतिक व व्यवहारिक है। सामाजिक विषमता क्या है, हम सब खुद लाते हैं, क्या लाते हैं, हम सब खुद लाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक विषमता। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती। हम जानते हैं कि समाज में क्या हर व्यक्ति का स्थिति क्या है, अलग अलग है। जैसे किसी पे धन ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी को कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है, कोई किसी को स्वास्थ्य में कोई अच्छा है, कोई स्वास्थ्य में अच्छा नहीं है, किसी के पास सस्ता है, शक्ति है, नहीं है, संसाधन है, उस किसी के पास नहीं है। तो ये सब क्या समाज में असमानता ऐसी पाई जाती है। अब सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक इसलिए है, ये व्यक्ति से नहीं समूह से संबंधित है। सामाजिक विषमता क्या है, पूरे समूह से होता है, ये व्यवस्थित और संरचनात्मक है, ये आर्थिक नहीं है। सामाजिक संसाधनों को तीन रूप में विभाजित किया गया। सामाजिक संसाधन को कितने रूप में विभाजित किया गया, तीन रूप में, एक आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी। आर्थिक पूंजी में आपका भौतिक संपत्ति एवं आय है, सांस्कृतिक पूंजी में प्रतिष्ठा व शैक्षणिक योग्यता है, सामाजिक पूंजी में सामाजिक संगति व संपर्कों के जाल के रूप में। ये सब चीज़ आप जो है याद कर सकते हैं। इसका सामाजिक विषमता क्या है, सामाजिक विषमता सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति सामाजिक विषमता कहलाती है। मतलब सामाजिक विषमता भी याद कर लीजिए कि जो व्यक्ति मान लीजिए संसाधन, जो समाज जो है संसाधन के पास, उसको संसाधन नहीं मिल पा रहा है, वो क्या है, वहाँ पर सामाजिक विषमता देखने को मिल रही है। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण आपका आता है पेपर में। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच छोटे बड़े आधार पर विभिन्न स्तरों पर बंट जाना क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण की तीन मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास और विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये सब क्या है, उसकी विशेषता। उसके बाद अस्पृश्यता तो आप जानते ही हो गए, अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत हो गया, ये सब क्या है, जैसे धार्मिक कर्मकांड दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने वाले जातियों को विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता है। यह लोगों को कुओं, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जाना जो है निषेध होता है, उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। उसके बाद गांधी जी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो आपका परीक्षा में आ सकता है एक नंबर में कि अस्पृश्य लोगों के लिए गांधी जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, हरिजन। किंतु आजकल दलित शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जा रहा है। तो दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ, आप इसको याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान 1956 के अनुसार जाति अस्पृश्यता निषेध कर दिया गया। अब जो भी मान लीजिए ये सब करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, नियम कानून बना दिया गया, उसको दंड दिया जाएगा। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले अस्पृश्यता निवारण दिशा के उल्लेखनीय कार्य किया। इन सब ने क्या किया, इन सब चीज़ों के लिए जो है बहुत पहल की। अस्पृश्यता के आयाम कौन कौन से देखिए, अस्पृश्यता के आयाम जो है
आपके 2 प्रकार के, क्या है 2 प्रकार के। तो इसे आप देखिए अब क्या क्या है। अपवर्जन या बहिष्कार, पहला क्या है अपवर्जन या बहिष्कार। तो देखते हैं, पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, सामाजिक उत्सव समारोह में भाग नहीं लिया जाता, धार्मिक उत्सव ढोल नगाड़े बजाने में भी निषिद्ध होते हैं। तो अपवर्जन या बहिष्कार, बहिष्कृत कर दिया गया उनको वहाँ से वो के। अनादर और अधीनता सूचक, टोपी या पगड़ी उतारना, अनादर करना, जूतों को उतार कर हाथ में पकड़ कर ले जाना, सिर झुकाकर खड़े रहना, साफ सफाई करना, तो ये सब चीज़ क्या है उनका अनादर किया जाता था। तो ये 3 आयाम है उनके। शोषण व आश्रितता, उन्हें बेगार करनी पड़ती थी, मतलब उन्हें जो है काम करवा लिया जाता था, लेकिन उनसे क्या है उनका जो भी काम का जो भी उनको फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं दिया जाता था। ये सब चीज़ें क्या है उनके साथ किया जाता था। अब दलित शब्द का अर्थ देखिए, वह लोग जो जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर अथवा शोषित दमित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दलित कहते हैं। अब चलते हैं हम सब अपने पर अगले प्रश्न पर। जातीय व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम। तो जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका, तो इसको याद कर लें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण दिया गया है, सरकारी नौकरी में आरक्षण, अस्पृश्यता अपराध जो 1955 में वो लाया गया नियम कानून, अनुच्छेद 17 हो गया आपका। ये सब चीज़ें क्या है इन सब चीज़ों के लिए लाया गया था। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1989 है। उच्च शैक्षिक के लिए 93 संविधान संशोधन द्वारा क्या अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। तो इनको क्या है कुल मिलाकर के बहुत हर जगह जो आरक्षण दिया गया है। अब समाज सुधार कार्यक्रम जो हुए वो आया। अब देखिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। आप इसको याद कर सकते हैं, आपका ये 1 नंबर में शायद मेरे हिसाब से 1 ना 1 इनमें से आएगा ही आएगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आप जानते ही है, बीपी मंडल। पॉलिटिकल साइंस में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ, काका कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आयोग की ने अपनी रिपोर्ट 1953 में सरकार को सौंप दी, लेकिन 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग उसको जो स्थगित कर दिया गया। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या फिर बीपी मंडल आयोग गठित किया गया। इसी को क्या बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को हम सब ओबीसी के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ जो है उनको लेकर के विरोध किया। भारत में जनजातीय जीवन कैसा है? तो भारत में जनजातियों का जीवन कैसा है वो तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निर्धनता, शक्तिहीनता, सामाजिक लांछन व पीड़ित सामाजिक समूह है जो कि जनजाति भी इसे कहा जाता है। जनजाति को प्रायः वनवासी या आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कर लें आप, पेपर में आ जाता है। जनजाति को और किन्ने नाम से अन्य नाम से जाना जाता है, किस? तो वनवासी या आदिवासी। आंतरिक उपनिवेशवाद। आंतरिक उपनिवेशवाद में क्या हुआ, उपनिवेशवाद में उनको जो है जंगलों से जैसे कि बेघर कर दिया गया। क्यों करा गया? खदान कारखाने बांध बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो उनको पलायन करना पड़ा। अब उनके समस्या क्या क्या थी आदिवासियों को? राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन। आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण की नीति लाई गई। आदिवासियों में जातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन। ये सब चीज़ के कारण क्या उन्होंने विरोध किया। उसके बाद स्त्रियों के अधिकार, ये आप खुद पढ़ लें, इसमें क्या है कुछ भी नहीं है, बच्चा खुद भी जो है बना के लिख सकता है, बस आपको मैं ये बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा व बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने क्या कहा राजा राम मोहन राय कि विधवा विवाह जो है वो करना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने जाति व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। सर सैयद अहमद खान ने क्या करा, लड़कियों के स्कूल तथा कॉलेज खोले। दयानंद सरस्वती ने क्या करा, नारियों की शिक्षा में योगदान दिया। रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। ये आपका ये वाला जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो आएगा आपका, इसमें से मुझे लग रहा है एक आएगा। विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया? रानाडे ने दिया। उसके बाद पुस्तक से रिलेटेड आ सकता है, ताराबाई सिंध ने आपका स्त्री पुरुष तुलना की पुस्तक लिखी। बेगम रुकैया हुसैन ने आपका सुल्तान डरीम नामक पुस्तक लिखी। ये सब चीज़ आप जो है याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। अब देखते हैं हम सब अक्षमता या विकलांगता है क्या? अक्षमता या विकलांगता क्या है? अक्षमता है शारीरिक मानसिक रूप से बाधिक व्यक्ति, इसलिए अक्षम कहलाते हैं। शारीरिक मानसिक मतलब शरीर में किसी भी अंग से अगर वो अक्षम है तो उसी को हम क्या कहेंगे? क्षमता। क्योंकि वे समाज की रीतियों और सोच के अनुसार जरूरत को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें क्या माना जाता है? क्षमता माना जाता है। निर्योग्यता अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। निर्योग्यता क्या है? मतलब किसी काम के अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो उसे क्या माना जाता है? जो अक्षमता जो है उसे जो है माना जाता है। जब किसी, अब अगला है हमारा, जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती है तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्या उनकी बाधा व कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है
यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उसे ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक अगर कारण से वो निर्योग्य है तो उसे हर काम में जो है पीछे ढकेल लिया जाता है, उसे दुर्बल, असहाय, ये सब चीज़, कुपोषित, ये सब चीज़ जो है माना जाता है। शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक क्षेत्र में जो उन्हें काम नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सुधार इन सब चीज़ों में देखने को मिल रहा है। अब है हमारा विविधता। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। किस पर देता है? असमानता के बजाय जो है अंतरों पर बल देता है। विविधता का अर्थ है आप ये कह सकते हैं असमानता के बजाय जो है इसमें अंतरों पर बल देता है। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि हम यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, विविधता का अर्थ क्या है? असमानता के बजाय अंतरों पर बल देता है। उसके सामुदायिक पहचान का महत्व यहाँ पर हमें बताना है। तो सामुदायिक पहचान का महत्व क्या होगा? हमारा समुदाय हमें भाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। हमारा समुदाय क्या करता है? जिस समुदाय में रहते हैं उसी समुदाय के हम सब क्या सीखते हैं? भाषा, संस्कृति क्या है उनकी, ये सब चीज़ हम सब सीखते हैं, जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यह हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। इसके कारण क्या है, हमारा जो है समुदाय है, जो भी हमारी भाषा संस्कृति है उसका क्या होता है, इसी के कारण क्या है, प्रचलन होते ही रहता है। उसके बाद सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होता है। सामुदायिक पहचान जन्म और अपनेपन पर आधारित होता है, न कि किसी उपलब्धि के आधार पर। मतलब ये जो है पहले से ही जो है मिला हुआ रहता है सामुदायिक पहचान, न कि इसे क्या है अर्जित किया जाता है। हम क्या है इस भाव की द्योतक है, न कि हम क्या बन गए हैं। मतलब पहले से जो होते हैं हम सब, उसी को जो है सामुदायिक पहचान कहा जाता है। ये सब चीज़ आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद। अब क्षेत्रवाद है क्या? क्षेत्रवाद आपको क्या, भारत की भाषा, संस्कृति, जनजाति, धर्म की विविधता के कारण पाया जाता है। क्षेत्रवाद क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर कोई भाषा बोले जा रहे हैं, वहाँ पर जो बहुल भाषा वाले जो होंगे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो राज करेंगे। तो ये सब क्या है, इसके कारण क्षेत्रवाद जो है आता है। उसके बाद क्षेत्रवाद भाषा पर आधारित है। जैसे पुरानी बम्बई जैसी मराठी होगी, गुजराती, कन्नड़ एवं तेलुगु, कोंकणी, ये सब क्या है, जहाँ जहाँ पर ये लोग हैं वहाँ पर क्या है, इनके जो है प्रभुत्व वहाँ पर देखने को मिलता है। क्षेत्रवाद धर्म पर आधारित होता है। क्षेत्रवाद जो है धर्म पर आधारित होता है। क्षेत्रवाद जनजातीय पहचान पर भी आधारित होता है। जैसे सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजातीय पहचान पर आधारित थे, मतलब यहाँ पर जनजाति ज़्यादा थे। उसके बाद सांप्रदायिकता देखते हैं हम सब क्या होता है। रोज़मर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो समूह को ही वैध व श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूह को निम्न, अवैध और विरोधी समझती है। सांप्रदायिकता का अर्थ यह है कि वो क्या है, इसमें अपने धर्म को जो है, जो भी मान लीजिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो क्या है, और जो भी धर्म है, जो भी जाति है, उन सबको क्या है नीचे बताया जाता है, और जो है जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको क्या है वहाँ पर ही बताया जाता है कि हम ही जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो यहीं पर क्या है सांप्रदायिकता जो देखने को मिलती है। सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है और धर्म से जुड़ी होती है। सांप्रदायिक राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। यद्यपि संप्रदायवादी धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखने को ही मिलेगा, भारत में बार बार सांप्रदायिक क्या है तनाव फैलते रहते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1984 में का सिखों के साथ जो एवं 2002 में गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ। इसके अलावा भी हजारों ऐसे फसादे हैं जिसमें सदैव अल्पसंख्यकों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखते हैं हम सब धर्मनिरपेक्षवाद क्या है। पश्चिमी नजरियों के अनुसार इसका अर्थ है चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना, धर्म को सत्ता से अलग रखना। पश्चिमी देशों के लिए सामाजिक इतिहास की हैसियत यहाँ पर रखता है। अब धर्मनिरपेक्षवाद क्या है कि सबको जो है इसमें सभी धर्मों को बराबर समझना, ये सब क्या है धर्मनिरपेक्षवाद कहलाता है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। भारतीय भाव के राज्यों के सभी धर्मों का सम्मान करना, कठिन स्थिति में क्या एक दूसरे का सहयोग करना। उदाहरण के लिए धर्म के त्यौहार पर सरकारी छुट्टी होती है सभी, ये सब क्या धर्मनिरपेक्षवाद जो है कहलाता है। उसका सूचना का अधिकार अधिनियम आपका याद करना है कि ये कब आया था, 2005 में आया था। लोगों के उत्तर देने के लिए राज्य के बाध्य करना, ये इसलिए आया था कि इसके कारण क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी सरकार के कामकाज के लिए जो है उससे वो उसका जो है सारा डाटा जो है मांग सकता था कि आपने कहाँ पर क्या खर्च करा। तो इन सब चीज़ को हम सूचना का अधिकार से जो है कर सकते हैं। सूचना का अधिकार जो है आपका 2005 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून बनाया गया। जम्मू कश्मीर और सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है। उसे प्राधिकरण से आशा की जाती है कि वो शीघ्रता यानी 30 दिन के भीतर उसे क्या है उत्तर दे दे। सूचना अधिकार जो अधिनियम में आया था उसके क्या लाभ थे, तो इस अधिनियम
के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकार के धन के आवंटन, कर की मांग, दस्तावेज, ये सब जो है उसकी मांग कर सकता था। विभिन्न परियोजना के लिए धन आवंटित जो किया गया बताया, उनसे पूछ सकता है लोग कि वो कहाँ पर उन्होंने कितना खर्च किया, जानकारी जो है उन सब से सरकार से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है उनके पास, दस्तावेज कार्यों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, कार्य की सामग्रियों और प्रमाणित नमूनों लेने का अधिकार है उसके कारण। उसके बाद नागरिक सूचना, प्रिंट आउट, डिस्कस, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, ये सब चीज़ अगर सरकार के पास है तो वो क्या है बोल सकता है कि हमें भी दिखाया जाए आपने किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किस चीज़ का कहाँ पर उपयोग कराया, सही पैसा लगाया है कि जितना आपने पैसा बोला वो सारा लगा है कि नहीं, सब चीज़ जो है यहाँ पर चेकअप कर सकते हैं। तो यही था आपका फर्स्ट बुक का जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे। अगर आप ये सारा देख लेते तो आपके जो है एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको मैं यही बता दूं कि आपका जब भी पेपर होगा तो उसके जो है सबसे पहले जो आंसर की जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल सटीक और सही आंसर की आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हम सब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।